हेलो फ्रेंड्स, आज के Q&A सेशन में आपका स्वागत है। पिछले Q&A सेशन का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ये एक इनिशिएटिव है कि इस चैनल को और इंटरेक्टिव बनाया जा सके। आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, उनको मैं डिटेल्ड में रिस्पॉन्ड कर सकूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं भी है, फिर भी अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आई थिंक जो FAQs होते हैं, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो ऑलरेडी इन्हीं वीडियोज़ में कवर्ड मिलेंगे। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन संजीव मेहता जी लिखते हैं, सर आई एम अनेबल टू गेट फ्लैट इन अ ड्रॉ। मतलब ये कहना चाहते हैं इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू गेट फ्लैट इन अ ड्रॉ देन will there be a waiting list or company will provide directly a refund? And also, if I am not interested to be in the waiting list, what will I have to do? तो क्वेश्चन अच्छा है। बेसिकली दो लिस्ट होती हैं, एक विनर की लिस्ट होती है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में और एक वेटिंग लिस्ट होती है। अगर आप विनर लिस्ट में हैं तो ऑब्वियसली आपको वो यूनिट एलोकेट हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट में है, इसका मतलब ये है कि जब विनर लिस्ट का कोई यूनिट होल्डर उसे कैंसिल करेगा तो जो अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जनरेट हुई है वेटिंग की, उसके हिसाब से आपको इसका एलोकेशन मिलेगा। अगर आप वेटिंग लिस्ट में नहीं रहना चाहते तो आप विड्रॉ कर सकते हैं TCP की वेबसाइट पर लॉगिन करके। जब आप किसी वेटिंग लिस्ट में होते हैं या विनर लिस्ट में होते हैं तो TCP आपका जो 5% जो बुकिंग अमाउंट था उसका पैसा बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है और फिर बिल्डर रिफ़ंड इनिशिएट करता है अगर आप वेटिंग से विड्रॉ करते हैं तो। ऐसे केस में रिफ़ंड में थोड़ा डिले होता है। अगर आप ड्रॉ के पहले ही विड्रॉ करते हैं तो सारे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ आपका रिफ़ंड आ जाएगा, क्योंकि वो पैसा कभी बिल्डर के अकाउंट में जाता ही नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर दो वेट लिस्ट होती हैं, विनर और वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में आप बने भी रह सकते हैं या वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन कुमार बासवान जी लिखते हैं, एड़ा पर जो मैंने डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डाला था उसमें रिकमेंड किया था कि जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं वो हमें लेने चाहिए, स्पेशली अगर वो अथॉरिटी से एलोकेट हो रहे हैं तो। इनका कहना है हेंस देयर इज़ नो लॉजिक इन इन्वेस्टिंग इन दिस स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एज नॉट अलाउड टू रीसेल फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years, नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन लास्ट 15 years, बबल इज क्रिएटेड बाय द प्रॉपर्टी एजेंट्स। इन्होंने जो तीनों बातें कही हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं, बट इन तीनों का क्लैरिफिकेशन यही है कि आप अगर रियल एस्टेट में आ रहे हैं, स्पेशली प्लॉट के इन्वेस्टमेंट्स में, तो हाँ 5 से 7 साल लगता है पैसा बनने में। तो ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ, कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं रहा है पिछले 15 साल में। अथॉरिटी ने काफ़ी हर्डल्स फेस की हैं, बहुत से रीजंस थे, बट अब वो हर्डल्स ओवरकम हो चुके हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। जो इनका सेकेंड स्टेटमेंट है, नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन लास्ट 15 years, तो हाँ 15 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट जो इड़ा ने हर्डल्स फेस की हैं पिछले 15 साल में, अब वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। गवर्नमेंट का अनस्टेबल होना और जो फार्मर्स हैं उनका लिटिगेशंस वगैरह दाखिल करना, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, बट अब ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जो वहाँ पर प्लान्ड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में होगा। नेक्स्ट वो लिखते हैं बबल इज़ क्रिएटेड बाय द प्रॉपर्टी एजेंट्स। हाँ, बबल ज़रूर क्रिएट हुआ है, बट अगर 2009 के अलॉटीज़ को देखें, उन्होंने 4500 की रेट पर लिया है और अभी अथॉरिटी का रेट 24,000 के आसपास का है। तो अगर आप देखें तो ठीक ठाक सा एप्रिसिएशन यहाँ पर रहा है। प्रॉपर्टी के रेट्स फिर रीसेल मार्केट में कहीं ना कहीं हाँ 50,000 पर भी बिक रहे हैं, बबल है वहाँ पर। बट मैंने जो जेन्युइन रेट बताया था कि हाँ 30,000 से 40,000 का जेन्युइन रेट है,
इतना ही जेन्युइन रेट है, उसके ऊपर कुछ ऐसा बन रहा है तो वो बबल है। इस पर मैं नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि हाँ ये बबल ग्रेटर नोएडा के मार्केट में, एड़ा के मार्केट में कैसे बना, यहाँ पर एज अ बायर्स क्या गलती कर रहे हैं, ब्रोकर्स क्या गलत प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं और सेलर्स ऐसा क्या गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तीनों फ्रंट पर इश्यूज हैं, तो इसको मैं डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर समराइज़ करें आपके एनालिसिस को, तो आई थिंक इन्हीं 3 रीज़न की वजह से शायद आपको एटलीस्ट अथॉरिटी वाले प्लॉट्स तो लेने चाहिए, डायरेक्ट अथॉरिटी से अलॉटमेंट वाले प्लॉट्स, बट हाँ रीसेल में मैं खुद मना करता हूँ। नेक्स्ट इज शिवम मल्होत्रा जी लिखते हैं, हैबिटेट प्राइम का सेकेंड ड्रॉ का पता करके बताओ। तो यस, द डेट ऑफ सेकेंड ड्रॉ ऑफ हैबिटेट प्राइम इज़ आउट नाउ। 5th September 4 PM is a draw date. Please note it down, and if you have applied in it, आप YouTube पर लाइव ड्रॉ प्रोसेस देख सकते हैं और तकरीबन 5-5:30 बजे के आसपास ये लिस्ट निकल जाएगी। नेक्स्ट है मनीष जी लिखते हैं, MRG बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ ऑन MRG's प्रीमार्क सेक्टर 90। लोकेशन विजिट करने के बाद एक डाउट है, उस प्रोजेक्ट का USP अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है जो दादी साती चौक के पास है, जो प्लान्ड है। अगर प्रपोज मेट्रो का रूट स्टडी करें तो वो रूट सेक्टर 90 वाला एग्जिस्टिंग ओल्ड गुड़गांव का रूट जो पास हुआ है हुडा सिटी सेंटर से वापस से घूम के साइबर सिटी, उसके साथ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप रखता है, जिसको देख के डाउट होता है कि सेक्टर 90 वाला रूट उसके पास होगा भी। आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, अभी ये सिर्फ बातें चल रही हैं कि ये न्यू गुड़गांव तक भी ये मेट्रो आने वाला है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे के अलोंग भी मेट्रो जाने वाला है और एक मनेसर तक भी ये मेट्रो जाने वाला है। बट मैं तभी इस पर कुछ स्ट्रांगली कह पाऊँगा जब उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है या एटलीस्ट उसके लिए टेंडर पास करती है। तो हाँ, ऐसे प्लान्स बहुत सारे हैं, बट इन प्लान्स के बेसिस पर प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी चूज़ ना करें। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये मान के चलें कि नहीं बनेगा। सेक्टर 90 अगर मेट्रो आता है, नहीं आता है, जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी है। गुड़गांव, स्पेशली न्यू गुड़गांव ऐसे ही डेवलप किया गया है कि वो कार फ्रेंडली हो, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली। तो ये चीज़ दिमाग में रख कर ही वहाँ पर इन्वेस्ट करें। इवन पूरा गुड़गांव ही ऐसे डिज़ाइंड है कि वो कार फ्रेंडली, व्हीकल फ्रेंडली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप लैंडमार्क्स अगर देखें तो राइट, यू विल सी गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, रोड एंड रोड, अ लॉट ऑफ रोड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना, कि जिसको हम कॉल कर सकें कि हाँ लाइक हुडा सिटी सेंटर राइट, या MG रोड मेट्रो स्टेशन। तो ऐसा कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेजर पॉइंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रोड ओनली। तो गुड़गांव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जैसे US की सिटीज़ डेवलप होती हैं, कार फ्रेंडली सिटीज़, ना कि जो यूरोप की सिटीज़ हैं जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडलीज होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली होती हैं। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंसी ना मान करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। डिस्पाइट अगर मेट्रो को साइड में भी रख दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ये भी अगर रख लें, तो भी ये प्रोजेक्ट अच्छा है। नेक्स्ट है युवराज सिंह जी लिखते हैं, कृष्णा जी, एज ऑफ नाउ एवरीवेयर इन्वेस्टर घुसा है, व्हाट विल बी व्हेन ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट्स विल बी डिलीवर्ड, से सिग्नेचर ग्लोबल के 4-5 अंडर कंस्ट्रक्शन है, देन व्हेन मार्केट विल हैव सो मच सप्लाईज रेट्स क्या होंगे? मेरे हिसाब से सप्लाईज बहुत कम है। अगर आप जिस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग के एप्लीकेशंस देखें कि हाँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में एज एन इन्वेस्टर घुसने के लिए, तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मिलेंगे आपको इसके रीसेल के लिए या रेंट के लिए। आप अगर देखें तो जब से ये कोविड का टाइम आया है उसके बाद से जो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या इवन लोअर क्लास भी कह लें, तो हाँ उनके पास एक घर रखने की इच्छा जागृत हुई है। कुछ प्रोएक्टिव थे जिन्होंने 2021-2 में ही बुक कर लिया अपना, या रीसेल में कुछ भी खरीद लिया।
बट अभी भी कुछ अपने फंड्स वगैरह को अरेंज करके चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता और सिटीज़ से गुड़गांव आ रही है, स्पेशली दिल्ली हो, राजस्थान हो, यूपी हो, और जो हमारा नॉर्थ का है पंजाब, उत्तराखंड वगैरह, तो जनता आती रहेगी। गुड़गांव को सिटी ऑफ मिलेनियल्स बुलाया जाता है, तो मिलेनियल्स ही लीड करेंगे और जेन जी उनको फॉलो करेंगे। तो जनता होगी, यस, और उनको रहने के लिए घर चाहिए होगा, वो रीसेल में देखेंगे या रेंटल्स पर देखेंगे। तो इसका जो एप्रिसिएशन का दौर है वो चलता रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग का, जैसे कि डीडीए के फ्लैट्स के अलॉटमेंट्स का चलता आया है आज तक। जो 1980s के अलॉटमेंट्स हैं वो आज उतने का ही रेंट दे देते हैं 1 साल का, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि उस तरीके की प्रॉपर्टीज़ अभी तक अच्छा कर रही हैं, तो ये भी करेंगी। हाँ, जब तक ये गैप, अगर कहते हैं ना कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट अभी 33 है, अब अगर आप किसी ऐसी जगह, फरीदाबाद के जैसे कुछ लाइव है, राइट, अगर आप वैसी जगह जा कर के आप कोई अफोर्डेबल हाउसिंग का यूनिट बुक करते हैं जहाँ पर कि रेट ही जो लग्जरी सेगमेंट है या बजट सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेट ही 45 या 50 के अराउंड चल रहा हो, तो वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत अच्छा नहीं करेगा। ऐसी जगह जहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग का रेट 33 है और नेक्स्ट जंप एटलीस्ट 1 CR का है ना, 3 टाइम्स का गैप है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसी जगह 100% अच्छा करने वाला है। मेरे हिसाब से आप 1-2 जितना मन इच्छा करें उतना आप, या जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी रैली चलने वाली है और बहुत लंबी चलेगी। नेक्स्ट है नितेश सिंह जी, लिखते हैं माय क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग परीना 68। इज परीना रिलायबल बिल्डर गिवन इट्स प्रायर परफॉर्मेंस विच शोन दैट परीना टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एंड हैड जनरली लो लेवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक एक करके इनके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलते हैं। इनके टोटल 4 क्वेरीज हैं। फर्स्ट, हाँ, परीना एक बिलो एवरेज बिल्डर ही मैं ट्रीट करूँगा अगर आप कंपेयर करें स्पेशली सिग्नेचर ग्लोबल से। सिग्नेचर ग्लोबल को मैं हाँ बेस्ट बिल्डर मानता हूँ एटलीस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में, बट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से उतनी ख़राब नहीं है। एटलीस्ट ना जो हम कहते हैं कि घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो, जैसे कि कुछ और बिल्डर्स हैं। कैसे बिल्डर्स हैं, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाँ ये बहुत घटिया बिल्डर्स हैं। एटलीस्ट वो नहीं है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिले रहती है, CRMs टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैक्स ऑफ द केस में ऐसा होता है कि CRMs रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जैसे आप किसी सर्विस सेंटर के रिव्यूज़ देखें, है ना, जैसे एप्पल के सर्विस केयर का देख लें या सैमसंग या HP, जहाँ भी जाते हो आप वहाँ पर जा कर के आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वही लोग वहाँ पर जाते हैं जो उस कंपनी से ना खुश हैं, प्रोडक्ट ख़राब हो गया उनका। तो CRM पे कौन कांटेक्ट करता है? जो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में होता है, मे बी पेमेंट नहीं कर पा रहा हो, ड्यू डेट करीब है, लोन अप्रूव होने में इश्यूज़ हैं। और CRM इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती नहीं जितनी सेल्स की टीम होती है। स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में CRMs बहुत कम रखते हैं क्योंकि ये बहुत लो मार्जिन पर काम करते हैं, राइट। तो अच्छी बात ये है, पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो ये उन घटिया बिल्डर्स की तरह घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं देते। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च करते आए हैं 3-3, 4-4, बट आज तक कुछ डिलीवर ही नहीं किया है। तो हाँ, वो डिलीवर भी करते हैं। तो बिल्डर इज़ एवरेज, यू शुड कंसिडर इट। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप फैक्ट्स जानें, ऐसा ना जाने कि हाँ ये बिल्कुल बेस्ट इन क्लास कोई चीज़ है। बस ये है कि घटिया नहीं है। अगर इतना घटिया होता तो मैं खुद सामने आता और कहता कि हाँ यहाँ इसमें आप अप्लाई ना करें। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मुझे बिल्डर में कुछ भी फिशी लगा है तो मैंने उसके लिए फॉरबिड किया है अपनी साइड से। नेक्स्ट इज़ करेंटली proposed delivery date is 2027. Assuming the worst case scenario at max, we can consider the delivery in 2029 और 2030। तो हाँ जी, 4 साल कहते हैं कि हाँ डिलीवरी मिलती है, बट देखिए हर एक साल में 3 महीने के लिए अप्रॉक्स जो यहाँ पर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो NGT का बैन लगता है कंस्ट्रक्शन पर कि हाँ हैवी व्हीकल मूवमेंट्स और हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं चलेंगी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए वो बैन लगता है। बट जब वर्कर्स अपने घर चले जाते हैं तो उनको वापस से इकट्ठा होकर के फुल फ्लेज वे में काम करने में एटलीस्ट 1 क्वार्टर निकल जाता है।
तो 4 साल में आप 1 क्वार्टर तो ऐसे ही लगा लीजिए कि निकल गया आपके, है ना। तो 4 साल वाली चीज़ 5 साल की वैसे ही होगी। 6 महीने का एक्सटेंशन बहुत ईजिली रेरा दे देता है, कोई भी एक लॉजिकल रीज़न दिखा करके। 5.5 साल आपके ऐसे हो गए, और जो आपने डेट लिखी 2027, तो ये उसी अप्लाई करने का डेट है। मैंने ऑलरेडी रेरा वाले वीडियो में इस पर बात कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो जो डेट मेंशन होती है वो उसी एप्लीकेशन की डेट होती है। तो फिर से आपको तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे ओसी आने में और पोजीशन ऑफर होने में। फिर रजिस्ट्री में पोजीशन आपके पास आएगी, फिर हाँ रजिस्ट्री आप 1 साल तक आराम से कराते रह सकते हैं, बट हाँ पोजीशन आपको मिल गई तकरीबन 6 साल। तो 4 साल तो हाँ ठीक है, बिल्डर खुद कह रहा है, रेरा को कमिट किया है उन्होंने, 6 साल की विजिबिलिटी मिल जाती है उसको। अब 6 साल से कितना डिले करता है वो गुड, बैड या एवरेज बिल्डर है। अगर वो चीज़ उन्होंने 5-5.5 साल में कंप्लीट कर दी तो हम कहेंगे कि हाँ ये गुड बिल्डर है। 6.5 साल में की बहुत अच्छा एवरेज बिल्डर है। 8 साल 9 साल नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो घटिया कर रहे हैं, विच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, फिर वो बुरे बिल्डर हो गए, राइट। नेक्स्ट है, कैन वी कंसिडर परीना 68 ओवर MRG प्रीमार्क कंसिडरिंग MRG न्यू ऑल्सो हैज़ नॉट डिलीवर्ड एनीथिंग येट। तो मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि MRG इज़ नॉट न्यू। कैन वी कंसिडर परीना ओवर 68? यस यू कैन, इन माई ओपिनियन। सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के लिए ही मैंने वीडियो बना रखा है, आप दोनों देखें और खुद डिसाइड करें। नेक्स्टली मैंने हाँ कुछ लोगों को रिकमेंड किया है परीना ओवर MRG। उसका मेन रीज़न है, अगर आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा आप डिले को एब्जॉर्व कर सकते हैं, तो उस लोकेशन में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आसपास बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, जबकि आसपास लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, राइट। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है उस एरिया, उस लोकेलिटी पे किस तरीके के लोग उस रोड से गुजरते हैं, या आसपास किस तरीके के लोग आपसे टकराते हैं, है ना। कहते हैं कि तरबूजे को देख करके रंग बदलता है, तो हाँ वैसी वाली बात है। MRG के पास अगर आप देखेंगे तो न्यू गुड़गांव इज़ ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, राइट। वहाँ पर आसपास ही अगर आप देखें तो 200 मीटर के आसपास में सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ही हैं। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोअर मिडिल या लोअर क्लास ही वहाँ पर रहेगा और आसपास का पूरा एरिया वैसा ही बनेगा। इस वाले केस में ऐसा नहीं है, आसपास लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हाँ एक लग्जरी वाली वाइब देगा, यहाँ पर आपको अफोर्डेबल वाली वाइब देगा। इससे फ़र्क आपको रेंटल्स पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ सकता, हाँ 10% ऊपर नीचे। सेम आपको एप्रिसिएशन में भी 15 से 20% के आसपास का फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ तभी मैं कहता आया हूँ कि हाँ परीना में कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा है पर रिवार्ड भी ज़्यादा है। जैसा कि यहाँ पर एक डिटेल्ड डिस्कशन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश कही। यहाँ पर ब्रोशर वगैरह की बात की गई है, मेरे हिसाब से यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर GLS 81 वाले की ही बात करें तो उन्होंने रेजिडेंशियल सेगमेंट के लिए कोई ब्रोशर निकाला ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इतना भयंकर रिस्पॉन्स आने वाला है कि क्या ज़रूरत है कुछ निकालने की। इन्होंने हाँ अपने कॉमर्शियल सेगमेंट के लिए ज़रूर निकाला है, बट रेजिडेंशियल के लिए कुछ भी नहीं निकाला था। और ब्रोशर पे कुछ बहुत ज़्यादा बनता नहीं मेरे हिसाब से, राइट। काम ऑन ग्राउंड वो कैसा करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें शायद इसी पर ध्यान देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, हीरो जी लिखते हैं, भाई साहब M3M वाले लिटरली क्राइंग एज नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो STP, नो रोड, नो कनेक्टिविटी एज ऑफ नाउ, नॉट अ लिवेबल एरिया सेक्टर 68। तो देखिए जी सेक्टर 68 अभी के हिसाब से तो हाँ लिवेबल नहीं है, और स्पेशली इस लोकेशन की बात करें तो अर्बन विलेजेस से होकर के जाता है। बट हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो 5 से 6 साल में डिलीवर होने वाला है। तब तक बिल्कुल ये एरिया डेवलप हो जाएगा, लोकेलिटी डेवलप हो जाएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली जो एरिया मॉल के पीछे वाला रास्ता है वो भी डेवलप हो जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। कनेक्टिविटी सोना रोड से बहुत बेहतरीन है। सोना रोड के बनने से पहले तो हालत और भी ख़राब थी, रोड बनने की वजह से एटलीस्ट ऐसा हुआ है कि आने जाने के लायक बन गया है रास्ता, राइट। नहीं तो फिर पानी ही पड़ा रहता था और
रोड्स भी ढंग की नहीं थी, राइट। अगर 1.5 से 2 साल पहले वहाँ पर कोई विजिट करता तो उसे लगता ही नहीं कि हाँ यहाँ पर कुछ इतना होने वाला है। इवन आप 4 से 5 साल बाद जब इसे देखेंगे, एरिया डेवलप हो चुका होगा, तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आसपास का ग्रो करेगा तो इट विल एड अप टू योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड। नेक्स्ट है राजीव कुमार शाह जी लिखते हैं, जो मैंने एडा पर डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया था उस पर 2009 की अलॉटमेंट में जो प्लॉट्स मिले थे, क्या उन पर कंस्ट्रक्शन पेनाल्टी नहीं लगी है जो आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है? तो उन पर अभी तक पेनाल्टी नहीं लगी है। और जैसा कि नीचे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी है कि मार्च 2024 तक 2024 तक कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। आई थिंक ये जो पेनाल्टी का पीरियड है वो और एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस पर ऑलरेडी याचिका डाली जा चुकी है कि इस पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। जो अथॉरिटी ने कमिट किया था उसमें काफ़ी डिले हुआ है, तो हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम है अभी आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बट हाँ, जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। हार्डली 8 से 10 लाख के आसपास का खर्च है, जिससे कि आप एटलीस्ट पेनाल्टी से बच सकते हैं। और फिर जब जिस एंड यूज़र को लेनी होगी चीज़ तो वो बिल्कुल आकर के ले लेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके जो FAQs हैं वो कवर्ड हुए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक देना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने कुछ वीडियोस मेरी देखी है तो मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। सो दिस वाज हरे कृष्णा। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।